नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस चल रही हैं भारत के भूगोल की और पिछली 2 कक्षाओं में अपने टॉपिक शुरू कर चुके हैं भारत का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार। उसी टॉपिक को आज अपने आगे लेके चलते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है और इसमें आज अपने करेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। थोड़ा बता देते हैं कि पिछली 2 कक्षाओं में अपने क्या कुछ किया है। तो देखिए, अपने टॉपिक जो शुरू किया है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का परिचय, और भारत के परिचय को 2 भागों में डिवाइड किया था। आंतरिक भारत तथा बाह्य भारत। और पिछली 2 कक्षाओं में अपने आंतरिक भारत कर चुके थे, यानी आंतरिक भारत में अपने भारत के 28 जिले और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनका अपने देख चुके हैं स्थिति कहाँ पर है, किस प्रकार है। बाह्य भारत स्टार्ट किया था अपनों ने, और बाह्य भारत में साथियों अपने इसको भी 2 भागों में बांटा था, यानी कि भारत के चारों तरफ एक तो स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा। 2 भागों में बांटा था, जिसमें से स्थलीय सीमा अपने पिछली कक्षा में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि अगर मानचित्र में देखें तो यहाँ गुजरात से लेकर के ये पूरा भाग पश्चिम बंगाल तक ये स्थलीय सीमा का भाग है, जिसमें भारत के साथ 7 पड़ोसी देश सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जिनकी कितने किलोमीटर की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है वो सब जानकारी अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यानी कि अपने भारत के सामान्य परिचय में बाह्य भारत का स्थलीय सीमा वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज अपने करने जा रहे हैं जलीय सीमा वाला भाग। जलीय सीमा यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर के ये पूरा भाग पश्चिम बंगाल तक, जहाँ तक 3 और भारत के हिंद महासागर का जल लगता है, ये भाग अपने करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं भारत की जलीय सीमा या भारत का जलीय भाग। भारत की जलीय सीमा। तो साथियों सबसे पहले अपने देखते हैं भारत की जलीय सीमा किस भाग में लगती है। ये आपके सामने भारत का राजनीतिक मानचित्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम 3 दिशाओं में भारत के साथ जल लगता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंद महासागर का जल लगता है। ये जो मैं बॉर्डर बनाने जा रहा हूँ ये पूरी की पूरी भारत की जलीय सीमा है। यहाँ तक ये पूरी भारत की जलीय सीमा है, यानी यहाँ पर भारत के साथ जल लगता है। अपने इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, भारत की जलीय सीमा है, यानी कौन सा सागर या महासागर भारत के साथ सीमा लगाता है। तो ये महासागर कहलाता है हिंद महासागर, यानी कि हिंद महासागर भारत की 3 दिशाओं में अपनी सीमा लगाता है। और हिंद महासागर का ये जो भाग है, इस भाग को अरब सागर कहा जाता है, ये अरब सागर कहलाता है। तथा ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है, बंगाल की खाड़ी। इसी जलीय भाग का अपने वर्णन करने जा रही हैं। तो सबसे पहले जलीय सीमा है, यानी कि कौन से महासागर का जल लग रहा है। तो भारत के साथ हिंद महासागर का जल लगता है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का जल भारत के कितनी दिशाओं में लगता है। तो भारत के 3 दिशाओं में हिंद महासागर का जल लगता है, 3 दिशाएं। और वो 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं, देखिए, दक्षिणी दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा। यानी कि भारत के 3 दिशाओं में हिंद महासागर का जल लगता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है। प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 ओर जल लगता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तथा ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो भारत के 3 दिशाओं में हिंद महासागर का जल लग रहा है, यानी भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप की परिभाषा लिख देते हैं, ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ जल, यानी 3 ओर से जल से घिरा हो। देखिए ये भारत है, भारत 3 दिशाओं में जल से घिरा हुआ है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा और ये दक्षिण दिशा। इस कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं
सबसे पहले कि भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा पर स्थित हैं, उन राज्यों की चर्चा करते हैं। तो भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। देखते हैं मानचित्र में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी लगाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि यहाँ से लेकर के ये जो गुजरात की सीमा है, यहाँ पर लगता है पाकिस्तान की सीमा, और उसके बाद यहाँ से जलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहला राज्य है जो भारत का जलीय सीमा लगाता है गुजरात के बाद ये राज्य है महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, और ये राज्य है गोवा के बाद ये केरल। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यानी कि इस साइड में 5 राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं, और इस तट को भारत का पश्चिमी तट कहा जाता है। देखिए ये पूरी की पूरी जलीय भाग जो है, इसके भी 2 भाग अपने कह सकते हैं। ये वाला जो भाग है इसको पूर्वी तट कहा जाता है और इस भाग को पश्चिमी तट कहा जाता है। तो पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और यदि बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, 5 और 4 कुल मिलाकर जलीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है। तो पूर्वी तट की बात करते हैं। देखिए तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद ये राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये लास्ट राज्य आता है पश्चिमी बंगाल। यानी कि ये भारत का पूर्वी तट है और पूर्वी तट पर 4 राज्य जलीय सीमा लगाते हैं। कुल मिलाकर 9 राज्य हो गए। भारत के साथ जलीय सीमा लगाने वाले राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य हैं, जिसमें से पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं? तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे कि पूर्वी तट का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है जो जलीय सीमा लगाता है? यानी ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट की जलीय सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। इन पूर्वी तट वाले राज्यों में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। यदि पूछा जाए पश्चिमी तट पर स्थित जलीय सीमा से लगाने वाले राज्य जो हैं, उनमें पश्चिमी तट पर स्थित सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो वो होगा गुजरात। और यदि दक्षिणी पूछा जाए, यदि पूर्वी तट से पूछा जाए तो तमिलनाडु, यदि पश्चिमी तट से पूछा जाए तो केरल होगा। तो ये भारत के 9 राज्य हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा, हिंद महासागर के साथ जलीय सीमा लगाते हैं। तो अपने नाम लिख लेते हैं इन राज्यों के। यदि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए पश्चिमी तट, इन दोनों को अपने अलग अलग करके लिखेंगे। पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, अपने उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और पूर्वी तट की यदि बात करें तो पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही लिखेंगे। 4 राज्य हैं और 4 राज्यों में सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और सबसे नीचे है तमिलनाडु। तो साथियों ये 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने जलीय सीमा में। पूछा जाता है जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई। तो जलीय सीमा की लंबाई में साथियों 2 आंकड़े देखने को मिलते हैं। देखिए यदि पूछा जाए भारत की जलीय मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, देखिए मुख्य भूमि होगी यहाँ गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक, ये पूरी की पूरी भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है। यदि हम मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर जलीय सीमा होगी। यानी गुजरात से लेकर के ये सारे के सारे 9 राज्य कितनी जलीय सीमा लगाते हैं? तो 6100 किलोमीटर लगाते हैं। यदि कुल जलीय सीमा की बात की जाए तो कुल जलीय सीमा में ध्यान रखिएगा, अरब सागर के अंदर भारत का एक द्वीप समूह है जिसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह।
तो देखिए ये छोटे छोटे द्वीपों का यहाँ पर समूह है, लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है। और बंगाल की खाड़ी की अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी द्वीपों का समूह है जिनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिखाई दे रहे होंगे ये अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह हैं। ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि भारत का हिस्सा हैं। यदि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो उसमें भारत की मुख्य भूमि तथा दोनों द्वीप भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों द्वीप भी भारत का हिस्सा हैं। और इन दोनों द्वीपों के चारों तरफ भी क्या लग रही है, जलीय सीमा लग रही है, क्योंकि जो द्वीप होता है जो किसी न किसी सागर या महासागर के अंदर स्थित होता है उसके चारों तरफ की सीमा जलीय सीमा ही होती है। तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप की चारों तरफ की भी जलीय सीमा लगती है। तो जब भारत की कुल जलीय सीमा की बात करेंगे तो भारत की कुल जलीय सीमा 6100 तथा साथ में ये मिलाकर 7516.6 किलोमीटर बनती है। और यदि अगर प्रश्न आए कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो मुख्य भूमि में फिर अपने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य भूमि में यहाँ पर इस भूमि की बात हो रही है। तो इस भूमि की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। तो ये 2 आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। जलीय सीमा की लंबाई, तो यहां पर मुख्य भूमि की अपने लिखेंगे 6100 किलोमीटर, यानी कि जो मैंने आपको 9 राज्य बताए हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, वो 9 राज्य मिलकर 6100 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, 6100 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाते हैं। यदि कुल लंबाई पूछ लिया जाए कि जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो इस 6100 को मिला के साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों की चारों तरफ की सीमा को भी साथ में गिना जाएगा, तो वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। तो आपको दोनों ही आंकड़े याद रखने हैं। तो अपने बात कर रहे हैं जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा में अपने हो गया कि कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। 9 राज्य हैं, जिसमें से पूर्वी तट पर 4 तथा पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। और लंबाई हो गई अपनी जलीय सीमा की, जो 2 आंकड़े हैं, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक जलीय सीमा उन 9 राज्यों में से सर्वाधिक जलीय सीमा किस राज्य की लगती है। तो सर्वाधिक जो जलीय सीमा है वो गुजरात राज्य लगाता है। और सबसे कम यदि पूछा जाए तो सबसे कम जलीय सीमा जो है वो गोवा राज्य लगाता है। तो देखिए गुजरात की जलीय सीमा अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक है, यहाँ से शुरू होती है और इस प्रकार यहाँ तक गुजरात की जलीय सीमा है, जो इन 9 राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा गुजरात लगाता है। और यदि सबसे कम की बात करें तो ये गोवा राज्य है, गोवा की सबसे कम जलीय सीमा लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अपने जलीय सीमा की दोनों लंबाइयां हो चुकी हैं तथा जलीय सीमा के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य और सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य, दोनों की बात हो चुकी है। आगे अपने चर्चा करते हैं कि इस जलीय सीमा में क्या स्थित है। ये तो लंबाई और राज्यों की बात हो गई। तो इन तटों को मैंने जैसा कि पहले ही बताया है 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तट तथा एक पश्चिमी तट। लेकिन 9 राज्यों में इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर गुजरात से शुरू करें तो इन 9 राज्यों को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो देखिए ये गुजरात का तट है जो सबसे लंबा तट है, और गुजरात के तट को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के तट को, गुजरात के तट को कहा जाता है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। इसी को कहा जाता है सौराष्ट्र का तट, इसी को कहा जाता है गुजरात का तट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 इस तट के प्रमुख नाम हैं, यानी कि पूरी की पूरी जलीय सीमा के अंदर जो गुजरात का तट है इसको काठियावाड़ का तट या सौराष्ट्र के तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सौराष्ट्र का तट यानी गुजरात का तट समाप्त होता है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र का तट। तो महाराष्ट्र के तट को एक अलग नाम से संबोधित किया जाता है, इसे कहा जाता है कोंकण तट।
तो महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। आगे राज्य आता है गोवा तथा कर्नाटक। तो गोवा और कर्नाटक का जो तट है, इस तट को कहा जाता है कन्नड़ तट या कनारा तट। दो नाम है इसके। कन्नड़ तट या कनारा तट। तो गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों के तटों को कन्नड़ तट या कनारा तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि बात करें, आगे आता है केरल राज्य का तट। तो केरल राज्य के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। तो साथियों देखो, अपने पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी तट गुजरात से शुरू होकर केरल तक जाता है और इसमें 5 राज्य आते हैं, लेकिन इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात के तट को काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट कहा जाता है, मुंबई के तट को कोंकण तट, और गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों के तट का एक ही नाम है, इसलिए इस 4 नाम इसके 4 तट हैं। तो देखिए, कन्नड़ तट और कनारा तट गोवा और कर्नाटक के तट को कहा जाता है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न बनता है, पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी तट कौन सा है? तो यदि चारों ऑप्शन में हो, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट, तो पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी तट कौन सा है? तो ये पश्चिमी तट है। इसमें सबसे उत्तर में राज्य आता है गुजरात, और गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। यदि प्रश्न आता है पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी तट कौन सा है, तो पश्चिमी तट में सबसे दक्षिण में देखिए ये राज्य है केरल, और केरल राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो यदि आपको ये चारों तटों के नाम याद हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने पूर्वी तट की, यानी ये तट पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु के तट को पूर्वी तट कहा जाता है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, लेकिन इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन से 2 भाग। तो जैसे ही मालाबार तट समाप्त होता है, जैसे ये मालाबार तट समाप्त होता है, वैसे ही तमिलनाडु का तट शुरू हो जाता है। तो तमिलनाडु का तट, जहां पर तमिलनाडु की सीमा समाप्त होती है, यहां तक है। इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु के तट का नाम है। उसके बाद राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तीनों राज्यों के तट का एक ही नाम है, इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। लेकिन उत्तरी सरकार तट को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी सरकार तट में 3 राज्य आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों के तट को मिश्रित रूप में उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। लेकिन उत्तरी सरकार तट के उड़ीसा वाले भाग को, ये उड़ीसा वाला भाग है, इसे कहा जाता है उत्कल तट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, जो कि उत्तरी सरकार तट का ही एक भाग है। और आंध्र प्रदेश के तट को, इस राज्य के नाम से ही इस तट का नाम है आंध्र प्रदेश का तट, आंध्र प्रदेश का तट। तो ये पूर्वी तट के अलग अलग भाग हैं। देखिए, पूर्वी तट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, जिसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट और आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र प्रदेश का तट के नाम से संबोधित किया जाता है। ये अपने पूर्वी तट तथा पश्चिमी तटों के नाम हो गए। यदि पूर्वी तट से प्रश्न आ जाए, पूर्वी तट का सबसे उत्तरी तट कौन सा है, तो पूर्वी तट ये वाला तट है। इसका सबसे उत्तरी तट यानी पश्चिमी बंगाल वाला तट है, जिसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछे पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी तट कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में देखिए ये तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु राज्य के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो साथियों, ये जलीय सीमा पर जो अपने 2 तट हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी तट, इनको अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 भाग पश्चिमी तट के और 2 भाग पूर्वी तट के हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लिख लेते हैं, अपने आप के लिए नोट्स बनाने आसान हो जाएंगे। देखिए, तटों के नाम,
तो सबसे पहले तो दो भाग बांटे गए हैं, एक तो पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं और पूर्वी तट में 4 राज्य हैं। और पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो गुजरात है, गुजरात का तट। और यदि सबसे दक्षिणी पूछा जाए, दक्षिणी भाग, तो पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी भाग है केरल। और पूर्वी तट का यदि सबसे उत्तरी भाग पूछा जाए तो सबसे उत्तर में है पश्चिमी बंगाल। राज्यों की बात कर रहे हैं, अभी तटों की बात नहीं कर रहे। और यदि पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी भाग पूछ लिया जाए तो कहेंगे तमिलनाडु। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को आगे पुनः अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं पश्चिमी तट की। देखिए, पश्चिमी तट का सबसे उत्तर में तट है गुजरात का तट। और गुजरात के तट को कहा जाता है काठियावाड़ी तट या काठियावाड़ का तट, और इसी को कहा जाता है सौराष्ट्र का तट। उसके बाद देखिए, गुजरात के तट का नाम आ गया सौराष्ट्र का तट और काठियावाड़ का तट। उसके बाद गुजरात के दक्षिण में जो जलीय सीमा लगती है वो है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है कोंकण तट। उसके बाद देखिए, अगला राज्य आता है गोवा और कर्नाटक। तो गोवा और कर्नाटक दोनों के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट या इन्हीं को कहा जाता है, इसी तट को कहा जाता है कनारा तट। तो एक ही बात है, गोवा और कर्नाटक दोनों तटों का एक ही नाम है। इसीलिए पश्चिमी तट पर राज्य 5 हैं लेकिन तटों के नाम 4 ही हैं। और सबसे दक्षिण में जो केरल है, केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। तो ये अपने पश्चिमी तट के भाग हो गए। तो पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं और 4 तटों के नाम हैं। बात करते हैं पूर्वी तट की। तो देखिए, पूर्वी तट में अपने उत्तर से ही शुरू करते हैं। देखिए, तमिलनाडु से शुरू कर लेते हैं ताकि बाद में उनका विभाजन करना आसान हो। तो तमिलनाडु का जो तट है इसका एक ही नाम है कोरोमंडल तट। इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। और बाकी तीनों राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, इन्हें उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार तट को, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 राज्य आ रहे हैं लेकिन इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है उत्तरी सरकार तट को। एक तो उड़ीसा का तट यानी उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। ये उड़ीसा का तट है। और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे आंध्र प्रदेश के नाम से ही आंध्र प्रदेश का तट कहा जाता है, आंध्र प्रदेश तट। तो ये अपनी जलीय सीमा पर स्थित 6 तटों के नाम हैं, जिसमें से 4 जो है पश्चिमी तट हैं और 2 भाग हैं वो पूर्वी तट के हैं। तो ये सारे राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं और ये उन तटों के नाम हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो साथियों, आज अपनों ने जो किया एक बार उसको दोहरा लेते हैं दोबारा। आज अपने जो जलीय सीमा वाला भाग है, भारत के सामान्य परिचय में जो अपने जलीय सीमा वाला भाग स्टार्ट किया है उसकी चर्चा की है। जलीय सीमा यानी भारत के 3 तरफ हिंद महासागर का जल लगता है, उसकी अपने चर्चा की है। देखिए, सबसे पहले अपने देखा
जलीय सीमा हिंद महासागर 3 दिशाओं में लगता है, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में। इसीलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा गया है, क्योंकि प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल के साथ घिरा हो। और इस जलीय सीमा में भारत के 9 राज्य सीमा लगाते हैं, यानी कि 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। और पश्चिमी तट और पूर्वी तट 2 भागों में डिवाइड किया गया है इस जलीय सीमा को, जिस 9 राज्यों में 5 राज्य हैं वो पश्चिमी तट के हैं और 4 राज्य हैं वो पूर्वी तट के हैं। और यदि पश्चिमी तट के राज्यों की बात करें तो सबसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। और पूर्वी तट की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। उसके बाद अपन ने देखा जलीय सीमा की लंबाई की बात की तो 2 प्रकार की लंबाई आती है, एक तो मुख्य भूमि की लंबाई और एक कुल लंबाई। तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर थी और कुल 7516.6 किलोमीटर थी। उसके बाद अपन ने देखा कि सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात राज्य से लगती है, यानी सबसे बड़ा लंबा जो तट है वो गुजरात का है और सबसे छोटा तट है वो गोवा का है। उसके बाद अपन ने देखा तटों के नाम, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तटों को जाना जाता है अलग अलग नामों से। तो वैसे 2 प्रमुख भाग बांटे गए हैं, पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट। और पश्चिमी तट में 5 भाग हैं तथा पूर्वी तट में 4 भाग हैं। तो सबसे पहले अपन ने पश्चिमी तट के 5 भागों के नाम किए हैं। पश्चिमी तट के 4 भागों के अपनों ने नाम किए हैं, गुजरात का काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक का कन्नड़ तट तथा केरल का मालाबार तट। और पूर्वी तट के 2 भागों के नाम अपने किए हैं, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार तट के उड़ीसा वाले भाग को उत्कल तट और आंध्र प्रदेश तट को आंध्र प्रदेश तट के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना जलीय सीमा का लगभग पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट रह गया, जैसे कि इस जलीय सीमा में कुछ बंदरगाह स्थित हैं प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और कुछ खाड़ियाँ स्थित हैं, वो अपने अगली क्लास में करेंगे। तो इस जलीय सीमा में खाड़ियाँ प्रमुख भारत की और भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बस ये 2 चीज़ें रही हैं, उसके अलावा अपनी जलीय सीमा कंप्लीट होती है और खाड़ियाँ और बंदरगाह अपने अगली क्लास में करेंगे और तब अपना जलीय वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की सेशन में इतना ही रहेगा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को आज का जो मैटर करवाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की नई क्लास के बारे में आपको जानकारी चाहिए या नए टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे चर्चा करने की, डिटेल से आपको समझाने की। तो उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों के साथ हमारे साथ ऐसा ही